नमस्कार दोस्तों, मैं ऋषि अमोक क्लासेस में स्वागत और वंदन करता हूँ। दोस्तों, उम्मीद होगी आपके हाल-चाल बढ़िया होंगे, आपकी पढ़ाई-लिखाई भी ठीक-ठाक चल रही होगी और आप अपनी तैयारी के लिए एकदम लगे से होंगे। दरअसल, जब से एग्ज़ाम डेट थोड़ा-सा दूर हुआ है, लगभग 12 अक्टूबर हुआ है और आरओ की अनिश्चितता बनी हुई है, तो लोगों ने लगभग आपकी पढ़ाई बंद-सी हो चुकी है या रुकी-सी हुई होगी। कुछ लोग लगन में इस वक़्त पकौड़े और रसगुल्ले खा रहे होंगे, चाउमीन खा रहे होंगे, कुछ लोग क्या है रूम पे बैठ के मूवी देख रहे होंगे। दोस्तों, तैयारी करनी है, सिलेक्शन लेना है, तो आप जान लीजिए ओवरनाइट आपको कभी भी तैयारी सिलेक्शन नहीं होने वाला है। आपको मिलेगा सिलेक्शन, आपको निश्चित सफलता मिलेगी जब आप लगातार अपने काम में लगे रहेंगे। लगातार काम में लगने का मतलब क्या है? लगातार अपने प्रयास को डेली टारगेट करके पढ़ते रहिए। एग्जाम चाहे जिस दिन हो, आपका टारगेट लिस्ट में नाम होना चाहिए, ना कि एग्जाम में अपीयर होना। अक्सर मैंने लोगों को मुँह से सुनते हुए कहते हुए सुना है, भैया भाई साहब एग्जाम में सीटें कम है, भाई साहब एग्जाम की डेटें नहीं आ रही। दोस्तों, एक सीट तो आ रही ना आपके लिए, अगर आप फाइट कर रहे हैं, आ रही कि नहीं आ रही। अगर आपके अंदर शिद्दत है, पाने की इच्छा शक्ति है, निश्चित तौर से आपका सिलेक्शन होगा। इसलिए तैयारी में लगे रहिए और पूरे जोर के साथ लगे रहिए। दोस्तों, हम लोग आपके लिए क्या है घटनाचक्र पुनरावलोकन लेकर आए हैं। आपको पता है दोस्तों, इस सीरीज चलाने का मेरा मेन उद्देश्य ये था, जो भी पीसीएस है, चाहे आपका एमपी पीसीएस हो, चाहे बीपीएससी हो, चाहे यूपी पीसीएस हो, आरएएस हो, चाहे जहां को हो, है क्या कि इनके प्रश्नों का ये संकलन है। इससे हमें ये पता चलता है पढ़ने से, आखिर आयोग जो हमारा होता है किस प्रकार से प्रश्न बनाता है और किस नजरिए से हमें पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हमें ये ध्यान देना है कि इसको एक बार जरूर देखना है। एक तो सोर्स मटेरियल के रूप में, दूसरा इंफॉर्मेशन के रूप में। ठीक है, यानी इसको पढ़ने से हमें फायदा ये होता है कि तो हमारा दृष्टिकोण पता चल जाता है और आमतौर पे कभी-कभी जब क्या होता है लगभग 40 से 50% प्रश्न क्या होते हैं यहाँ से डायरेक्टली मिल जाते हैं। ठीक है, इसलिए घटना चक्र क्या है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ठीक है, दोस्तों हम लोग घटना चक्र पूर्वावलोकन में 2 सेगमेंट में देख रहे हैं। एक पॉलिटी वाला सेगमेंट देख रहे हैं, दूसरा जियोग्राफी वाला सेगमेंट देख रहे हैं। जियोग्राफी में दोस्तों हम लोग सॉइल तक कंप्लीट कर चुके हैं, इंडियन सॉइल तक कंप्लीट हो चुका है। पॉलिटी में दोस्तों लास्ट वीडियो में लोकपाल, लोकायुक्त, मानवाधिकार आयोग अन्य को देख लिया था। ठीक है, अब हमारा टॉपिक आज का है चुनाव आयोग। लास्ट के 2 से 3 वीडियो और बचे हैं, इसके बाद पॉलिटी वाला सेगमेंट आपका समाप्त हो जाएगा। साथ ही दोस्तों हम करेंगे आपको सब्जेक्ट वाइज कंप्लीट करेंगे। ठीक है, आपको दिखाएंगे कि किस सब्जेक्ट में कैसे वर्क किया जाता है, क्या क्या आपको दिया जा सकता है, और सब दोस्तों फ्री ऑफ कॉस्ट मटेरियल रहेगा। मेहनत मेरी रहेगी, आप इसका लाभ उठाइएगा, निश्चित तौर से सफलता आपके हाथ में होगी। मेरा टैगलाइन है, आपका संघर्ष मेरा सहयोग, यानी आपके संघर्ष में, आपके इस समर में हम आपका सहयोग करेंगे। ठीक है, शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक से। क्या है? चुनाव आयोग। क्या पढ़ना है हमें? चुनाव आयोग। पढ़ा दोस्तों सभी लोगों ने है, बस हमें ये ध्यान देना है कहां कहां से बारीकी से यहाँ प्रश्न बनता है। देखिएगा, संविधान के भाग 15 में कहां पे है? भाग 15 में है। कहां से? 324 लेकर 329 अनुच्छेद तक। कहां से? 324 लेकर 329 अनुच्छेद क्या है? आपका निर्वाचन आयोग का प्रावधान किया गया है। फिर आगे देखिएगा, 324 के तहत निर्वाचन आयोग की व्यवस्था की गई है। यह एक अस्थायी स्वतंत्र निकाय है। कैसा अस्थायी और स्वतंत्र निकाय क्यों है? क्योंकि इसका उल्लेख कहाँ है? संविधान में है। स्वतंत्र क्यों है? क्योंकि सरकार के पाबंदियों से अलग काम करता है। ठीक है, और इसके अपने कार्य होते हैं, इसमें सरकार कोई हस्तक्षेप नहीं कर सकती। अरे क्या है? यह आयोग संसद, राज्य विधानमंडल, राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति पद के लिए निर्वाचक नामावली तैयार करना और इनके निर्वाचन संचालन का अधीक्षण करना, निर्देशन करना, नियंत्रण करना सब जिम्मेदारी होती है। यानी जिसके किसके किसके चुनाव करवाता है? संसद के सदस्यों को चुनाव कराता है, राज्य विधानसभा मंडल के जो चुनाव होते हैं उसको करवाता है, राष्ट्रपति का चुनाव करवाता है और उपराष्ट्रपति का चुनाव करवाता है। ये काम होता है। अब आपके दिमाग में ये आ सकता है, सर पंचायतों में भी चुनाव होते हैं। दोस्तों, पंचायत में जो चुनाव होते हैं इसमें ध्यान देना है, कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। कौन कराता है? राज्य चुनाव आयोग। और ये कैसा है? यह आपसे पूरी रूप से स्वतंत्र संस्था है। किससे? पूरी रूप से स्वतंत्र संस्था है, ना कि किसी, और इसका जो गठन हो रहा 73वां संविधान संशोधन द्वारा हो रहा है। किसके द्वारा हो रहा? 73वां संविधान संशोधन द्वारा हो रहा है। ठीक है, आगे चलिएगा। यानी ये जो केंद्र चुनाव आयोग है उससे कोई मतलब होता नहीं है, उससे क्या है? ये स्वतंत्र रूप से काम करता है। आगे क्या चलिएगा, 324 के अनुसार निर्वाचन आयोग मुख्य निर्वाचन आयुक्त से मिलकर बनेगा। यानी जो निर्वाचन आयुक्त होता है इसमें ध्यान देना है, एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है, 2 सदस्य होते हैं। हालांकि ये हमेशा नहीं थे,
हालांकि ये हमेशा नहीं थे। देखिएगा क्या है, मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। नियुक्ति कौन करेगा दोस्तों? आपके राष्ट्रपति महोदय करेंगे। कह रहा है 15 अक्टूबर 1989 तक निर्वाचन आयोग एक सदस्य थे। एक सदस्य का मतलब यह था केवल एक निर्वाचन आयोग होता था, बाकी कोई सदस्य जो हम अभी हमने देखा 2 सदस्य होते हैं, ये नहीं था। बाद में किया क्या गया, 16 अक्टूबर 1969 को सर्वप्रथम निर्वाचन आयोग को 2 अतिरिक्त सदस्यों की नियुक्ति की गई। ध्यान देना है, 2 अतिरिक्त आयुक्त को नियुक्ति की गई। कब की गई थी? 1918। प्रश्न पूछा गया आपके आयोग में, ध्यान देना, यहाँ से प्रश्न बहुत बार पूछे गए हैं, इसे बहुत बारीकी से ध्यान देना है, ठीक है। फिर क्या, परंतु 1 जनवरी 1990 में तक ही रहा, उसके बाद समाप्त कर दिया। लेकिन बाद में 1 अक्टूबर 1993 को पुनः 2 अतिरिक्त निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई, जो अब तक बने हुए हैं। और इसमें क्या है, एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं। क्या होते हैं? एक अध्यक्ष होता है, 2 सदस्य होते हैं, कुल मिला कितने होते हैं? 3 होते हैं, ठीक है। आगे चलिएगा, राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग की सलाह पर प्रादेशिक आयुक्तों की नियुक्ति कर सकता है। यानी जो प्रदेश में जो चुनाव कंडक्ट कराए जाते हैं और निर्वाचन आयोग के मतलब की सलाह पर राष्ट्रपति द्वारा एक आयुक्त की नियुक्ति की जाती है, वही क्या करता है? प्रदेश स्तर पर चुनाव को कंडक्ट करवाता है, ठीक है। आगे चलते हैं, और इसकी हायरार्की के रूप में काम करता है, यानी जो चुनाव आयोग होगा वो आपके उच्च स्तर पर काम करेगा और उसके निर्देशन में ये आपके राज्य के आयुक्त प्रादेशिक जो आयुक्त होते हैं ये काम करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, वर्तमान में निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, इनके पास शक्तियां दोस्तों ध्यान देना समान होती है, समान शक्तियां होती हैं, समान वेतन होते हैं और दूसरे अनुलाभ भी समान होते हैं। अब आप सोचिए सर, जब सब कुछ समान है तो फिर अंतर क्या है मुख्य निर्वाचन और अन्य निर्वाचन आयुक्त में? इसमें ध्यान देना यह है, जो अभी कभी कभी ये दोनों आयुक्तों आयुक्त के अध्यक्ष के रूप में विवाद भी होता है। इनमें वेतन भी समान, शक्तियां भी समान। फिर अंतर क्या? अंतर यहाँ पे ये है, अगर हमें अन्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, अन्य चुनाव आयुक्त को हटाना है, तो अगर अन्य चुनाव आयुक्त को हटाने के लिए अगर हमारा मुख्य चुनाव आयुक्त सिफारिश कर दे कि भाई साहब ये काम अच्छे से नहीं कर रहे हैं, राष्ट्रपति महोदय इनको हटा दीजिए, इन चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है। बस यही अंतर है कि मुख्य चुनाव आयुक्त की सिफारिश पर अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है, बस यही अंतर है, बाकी क्या है, सब समान है। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। आगे चलते हैं, देखिएगा, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होता है। कौन होता है? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश के समतुल्य होता है। हालांकि इसमें परिवर्तन कर दिया गया है, अब क्या कर दिया गया, केंद्र सरकार की इच्छा पर कर दिया गया, ठीक है। देखिएगा, निर्वाचन आयुक्त कार्यकाल 6 वर्ष या 65 वर्ष होता है। कितना वर्ष? 6 वर्ष या 65 वर्ष। इसका मतलब चाहे वो 6 वर्ष तक कार्यकाल कर लें या फिर 65 वर्ष तक कार्यकाल कर लें, जो भी पहले हो जाए। आगे चलिएगा, आगे है 324(5) के परंतु के अनुसार मुख्य चुनाव आयुक्त को उसके पद उसी रीत से या उन्हीं आधारों पर हटाया जाएगा जिससे सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को हटाया जा सकता है, ठीक है। आगे चलते हैं, किसी अन्य निर्वाचन आयुक्त या प्रादेशिक आयुक्त को मुख्य निर्वाचन आयुक्त सिफारिश पर ही पद से हटाया जा सकता है। मैंने कहा ना, जो अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं, मतलब जो सदस्य होते हैं, और या जो प्रादेशिक आयुक्त होते हैं, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के सिफारिश पर हटाए जाते हैं। यही विवाद का सबसे बड़ा जड़ है, यही विवाद का सबसे बड़ा जड़ है, जो उनके सदस्यों की मांग रहती है, भाई साहब हमें भी ऐसा नहीं होना चाहिए, हमें केवल राष्ट्रपति के द्वारा हटाया जाना चाहिए, ना कि इनके सिफारिश पर, ठीक है। आगे चलिएगा, लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के प्रावधानों के तहत चुनाव की अधिसूचना लोकसभा और राज्यसभा के लिए राष्ट्रपति तथा विधानसभा और विधान परिषद के लिए संबंधित राज्यपाल या प्रशासक करता है। इसका क्या मतलब है? जो चुनाव की अधिसूचना जारी की जाती है, अपने चुनाव को निर्वाचन आयोग ने अधिसूचना जारी कर दी, स्टेट से होगा चुनाव, 12 अप्रैल से होगा महाराष्ट्र का चुनाव या फिर दिल्ली का चुनाव, 3 अक्टूबर से होगा केजरीवाल की सपा सट। मतलब कौन करता है? ये जो घोषणा की जाती है राष्ट्रपति करते हैं या राज्य स्तर पर राज्यपाल करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं, कह रहा है जबकि चुनाव के विभिन्न चरणों संबंधी विस्तृत अधिसूचना निर्वाचन आयुक्त जारी करता है। वास्तव में जो चुनाव के संबंधी अधिसूचना है राष्ट्रपति या राज्यपाल करेगा, लेकिन विस्तृत डेट वगैरह कहाँ किस डेट पे कितनी कब चुनाव किया जाए, कितने चरण किया जाएगा, ये सब काम कौन करता है? आपका निर्वाचन आयोग, ठीक है। आगे चलते हैं, अनुच्छेद 326 के तहत वयस्क मताधिकार का प्रावधान किया गया। क्या किया गया? वयस्क मताधिकार। वयस्क मताधिकार का मतलब क्या है? जो व्यक्ति
18 वर्ष से ऊपर है। कितने वर्ष? 18 वर्ष। अगर आप लोग 18 वर्ष तो होंगे ही, सभी को क्या है? वोट देने का अधिकार है। ठीक है। भारत में मत देने का अधिकार एक वैधानिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? वैधानिक अधिकार। वैधानिक अधिकार क्यों? क्योंकि इसका जो प्रावधान किया है लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के तहत है। अब खैर ये कई बार ये विवाद का प्रश्न रहा है, कई बार इसे संवैधानिक अधिकार भी माना जाता है, वैधानिक अधिकार भी माना जाता है। यूपीएससी ने इसे वैधानिक अधिकार माना, जो लोक सेवा आयोग है क्या माना है? इसे वैधानिक अधिकार मानना है। ठीक है, आगे चलते हैं। 61वें संविधान संशोधन 1988 या 89 इसे कहते हैं, खैर ये लागू जब हुआ था, द्वारा मतदाता का अधिकार 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया। ये संविधान संशोधन आपके एग्जाम इतनी बार पूछा गया है, मैं क्या बताऊं, विभिन्न एग्जामों में पूछा गया है। ठीक है, कि किस संविधान संशोधन द्वारा इनका जो आयु है वयस्क मताधिकार का आयु घटा दिया गया, उसका क्या आंसर होगा आपका? 21वां। ठीक है, आगे चलिएगा। 28 मार्च 1989 को स्थानीय निकायों को यह प्रभावी हुआ था। स्थानीय निकायों के पंचायतों के चुनाव राज्य निर्वाचन आयोग करता है और जिसकी नियुक्ति किसके द्वारा होती है? 243 के तहत होती है। ध्यान देना, इससे वो बाहर है। ठीक, आगे चलते हैं। प्रशिमन आयोग केंद्र सरकार द्वारा संसदीय विधि द्वारा तहत की जाती है। जो प्रशिमन आयोग गठित किया जाए, प्रशिमन करता है ना, कहाँ पे कितनी सीटों का आवंटन किया जाएगा, कहाँ आरक्षण दिया जाएगा, कहाँ नहीं दिया जाएगा, महिला का आरक्षण कितना होगा, ये सब कौन करता है? प्रशिमन आयोग करता है। और ध्यान देना, जनगणना के आधार पर चुनाव क्षेत्रों का सीमा का निर्धारण करता है। ठीक है, अब तक 5 बार, कितनी बार? 5 बार का 1952 में, 1963 में, 1973 में, 2002 में क्या हुआ? प्रशिमन आयोग का गठन किया जा चुका है। 2020 में कब किया गया था? जब जम्मू कश्मीर को केंद्र शासित प्रदेश बना दिया गया था, तब इसका गठन किया गया था। ठीक है, आगे चलते हैं। नवीनतम प्रशिमन आयोग 2002 के तहत केंद्र सरकार द्वारा 6 मार्च 2020 के सर्वोच्च न्यायालय के पूर्व न्यायाधीश रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में गठित किया गया। 2020 में जो अध्यक्ष गठित की गई थे वो कब है? रंजना प्रकाश देसाई की अध्यक्षता में की गई थी। ठीक है, जिससे मूलतः जम्मू कश्मीर संघ राज्य क्षेत्र और 4 पूर्वी राज्यों जैसे असम, अरुणाचल प्रदेश और नागालैंड मणिपुर विधानसभा के संसदीय निर्वाचन क्षेत्रों का प्रशिमन का कार्य सौंपा गया। कहाँ कहाँ किया गया था 2020 में? असम का, अरुणाचल प्रदेश का, नागालैंड का, मणिपुर का, इन सब का क्या है? इनके संसदीय क्षेत्र का जो प्रशिमन किया गया 2020 में किया गया। ठीक है, आगे चलते हैं। तदाद 2021 में प्रशिमन आयोग की कार्यवधि 1 वर्ष के लिए विस्तार कर दिया गया और इसके दायरे को राज्य से हटा लिया गया। ठीक है, आगे क्या है? भारत की प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी? रमा देवी। पीछे से पूछा हुआ प्रश्न है, रमा देवी थी। कौन थी? एस रमा देवी। अब हम देखेंगे इससे संबंधित जो आपके प्रश्न रहे हैं एग्जाम में उसको। ठीक है, उम्मीद करते हैं आपको समझ में आया होगा। देखिएगा क्या है, भारत का संविधान निम्नलिखित अनुच्छेदों में से किस एक के अंतर्गत निर्वाचन आयोग का प्रावधान करता है? किसके तहत करता है? 324 के तहत। किसके तहत करता है? 324 के तहत। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न है, फिर से वही प्रश्न है, किसके तहत है? 324। ठीक, आगे चलिएगा। नया प्रश्न होगा तो फिर से वही प्रश्न है, आगे देखिएगा। अगला प्रश्न है, भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त की नियुक्ति कौन करता है? दोस्तों अभी जस्ट है राष्ट्रपति। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। कौन करता है? राष्ट्रपति। ठीक है, आगे चलिएगा। आगे प्रश्न का अच्छा का प्रश्न है, क्या भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर आपको विचार करना है? क्या करना है बताइएगा। कह रहा है, मुख्य चुनाव आयुक्त और अन्य चुनाव आयुक्तों के समान अधिकार प्राप्त हैं, परंतु मिलने वाले वेतन असमानता है। नहीं दोस्तों, वेतन, भत्ते, शक्तियां सब समान है, यानी ऑप्शन गलत है। क्या अंतर है? अंतर सिर्फ यही है कि मुख्य चुनाव आयोग की सिफारिश पर अन्य चुनाव आयुक्तों को हटाया जा सकता है, बस यही अंतर है, बाकी कुछ नहीं अंतर। यानी ऑप्शन पहला क्या है आपका? गलत है। आगे क्या है? मुख्य चुनाव आयुक्त ही वही वेतन पाने का हकदार है जितना कि उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश। बिल्कुल ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। आगे करिएगा, मुख्य चुनाव आयुक्त उच्चतम न्यायालय के किसी भी न्यायाधीश को हटाने के तरीके उसके कारण से अतिरिक्त किसी अन्य तरीके कारण से पद से नहीं हटाया जा सकता। अच्छा, आगे क्या इसका कार्यकाल दे रहा है? 62 वर्ष नहीं दोस्तों, 65 वर्ष। 65 वर्ष या 6 वर्ष जो पहले हो जाए। देखिएगा, यानी ऑप्शन क्या होगा आपका? बी ऑप्शन आपका सही होगा। ठीक है, ठीक है, ये चौथा भी सही है आपका, गलत है आपका पहला भी गलत है। ठीक, आगे चलिएगा। अगला प्रश्न आपके सामने, भारत के निर्वाचन आयोग के कुछ मुख्य निर्वाचन आयुक्त के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के वेतन भत्ते के बराबर संदाय दिया जाता है। बिल्कुल स्टेटमेंट क्या है आपका? पहला सही है। ठीक है, जो
आपके सीजीआई होते हैं उनके समान क्या होते हैं, इनके वेतन भत्ते होते हैं। क्या लग रहा है? भारत के निर्वाचन आयोग के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का कार्यकाल पद ग्रहण करने की तारीख से 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। बिल्कुल स्टेटमेंट है, दूसरा भी सही है। कह रहा है एक चुनाव आयुक्त किसी भी समय मुख्य चुनाव आयुक्त को संबंधित हस्ताक्षर लेख द्वारा अपना पद त्याग दे सकता है, त्याग पत्र दे सकता नहीं दोस्तों। ये अपना त्याग पत्र किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे। किसको देंगे? राष्ट्रपति को देंगे, ना कि चुनाव आयुक्त को। यानी ये स्टेटमेंट आपका चौथा क्या है, तीसरा क्या है, गलत है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या होगा? 1 और 2 आपका क्या है ऑप्शन सही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। अगले है भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदावधि कितनी होती है? 6 वर्ष या 65 वर्ष। 6 वर्ष या 65 वर्ष जो भी पहले हो जाए ये उसके क्या होगा? पदावधि। इतना दिन वो क्या करेगा? कार्यकाल करेगा। कह रहा भारत के मुख्य निर्वाचन आयुक्त का पद किसके समकक्ष होता है? सीजीआई, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। ठीक है, आगे चलिएगा। इसका कुछ एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, जो कि इसमें सीजीआई ऑप्शन नहीं है। हो सकता है इसका जो समकक्षता पूछा वरीयता क्रम में पूछा गया हो, इसलिए देखते हैं इसका एक्सप्लेनेशन क्या है। देखिएगा, भारत जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त है और अन्य निर्वाचन आयुक्त सेवा शर्तें नियम 1992 के तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य 2 निर्वाचन आयुक्तों को सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश समान वेतन भत्ते दिए जाते हैं। देखिए, इसके समान दिए जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट के समान वेतन भत्ते दिए जाते हैं। अब क्या है? संविधान का अनुच्छेद 324 परंतु तहत मुख्य निर्वाचन आयुक्त उसके पद के से उसी रीत से और उन्हीं आधारों पर हटाया जा सकता है जिस रीत से जिन आधारों पर उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने का प्रावधान किया जाता है। यानी जिस प्रकार से आप सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाएंगे उसी प्रकार से क्या करेंगे आप आपके इलेक्शन कमीशन के आयुक्तों को हटा सकते हैं या उनके मुख्य आयुक्त को हटा सकते हैं। फिर कह रहा है अगर वरीयता के क्रम के दृष्टिकोण से देखा जाए जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश होते हैं उनका स्थान 9वां स्थान है, जबकि जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त 9 स्थान पे आता है। ठीक है, अगर वरीयता क्रम आप लोग पढ़े होंगे, वरीयता क्रम में देखेंगे जिसमें क्या राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, जिसका क्या होता है सबका वरीयता रखा जाता है, जो प्रोटोकॉल में पालन किया जाता है उस आधार पर देखेंगे जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होता है किस पे होता है? आपका 9 होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। इसके अतिरिक्त न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश लोकसभा के अध्यक्ष की वरीयता क्रम 6वां है। ध्यान जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है उसका किससे स्थान पर होता है? 6वें स्थान पर होता है, उसे कैबिनेट मंत्री की दर्जा होता है। ठीक है, आगे चलते हैं। और राज्य विधानसभा का अध्यक्ष जो होता है 14वें स्थान पर होते हैं। ठीक है, इस प्रकार ये ऑप्शन क्या है? सभी गलत है। आगे क्या है ऑप्शन? मुख्य चुनाव आयुक्त को पदच्युत किया जा सकता है। किसके द्वारा किया जा सकता है? राष्ट्रपति के द्वारा। राष्ट्रपति के द्वारा किया जाता है। दोस्तों एक चीज ध्यान देना है, संसद के 2/3 सदनों का आपका क्या चाहिए? इसके बहुमत चाहिए। अगर 2/3 बहुमत इसे समर्थन नहीं देती है तो क्या करते हैं? राष्ट्रपति महोदय से नहीं हटा सकते हैं, यानी संसद का अनुमोदन जरूरी है। ठीक है, यानी बी और डी दोनों ऑप्शन सही होंगे। देख लीजिए एक्सप्लेनेशन एक बार देख लीजिएगा। मुख्य चुनाव आयुक्त उन्हीं तरीके से हटाया जा सकता है जो अनुच्छेद 124 उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों को हटाने के रूप में वर्णित थे। ठीक है, तदनुसार उन्हें साबित कदाचार या असमर्थता के आधार पर हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं। कह रहे संसद के प्रत्येक सदन द्वारा अपनी कुल सदस्य संख्या का बहुमत तथा उपस्थित मतदान देने वाले के 2/3 बहुमत से हटाया जा सकता है। इसका क्या मतलब? अब इसमें कंफ्यूज हो सब, बहुमत क्या होता है, 2/3 बहुमत क्या होता है? ध्यान देना, इसका क्या मतलब? मान लीजिए सदन के कितने सदस्य हैं? मान लीजिए 100 सदस्य, कुल सदन में 100 सदस्य, पूरे मतलब एग्जाम्पल लेते हैं या दिल पे पूरा ले लेते हैं, कितना? 543 सदस्य। कितना? 543 सदस्य। अब कह रहे बहुमत का मतलब क्या है? बहुमत का मतलब होगा 50 + 1%, 50% + 1, 50% 1 मतलब क्या हो गया? लगभग 272। 272 लोग चाहिए, बहुमत चाहिए, जिसकी वजह से क्या उसको प्रस्ताव हटाना चाहिए। 272 तो चाहिए प्लस चाहिए 2/3 बहुमत। 2/3 बहुमत मान लीजिए उस समय जब समय मतदान हो रहा था उस वक्त सदन में मान लीजिए आपके 100 सदस्य थे, मतलब 200 या 300 सदस्य थे। अब इसका 2/3 मतलब ये हो गया 300 गुणे मतलब 300 गुणे 2/3 मतलब 100। तो 200 सदस्य इसमें समर्थन करना चाहिए कि भाई साहब हाँ आप इसको हटा दीजिए। 200 नहीं, अब ये जो बहुमत होगा 272 को ऊपर जाएगा प्लस वो सदन का 2/3 होना चाहिए। जिस समय मतदान किया जा रहा है उस समय उसका 2/3 होना चाहिए, इस आधार पर किया जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा कठिन प्रक्रिया होती है, इतना आसान नहीं होता इसको हटाना। संसद राज्य विधानमंडल के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने की शक्तियां एक स्वतंत्र इकाई अर्थात निर्वाचन आयोग को दी गई है। बिल्कुल
ये स्टेटमेंट क्या है आपका सही है। निर्वाचन आयुक्त को पद से हटाने का अधिकार कार्यपालिका के पास है। दोस्तों कार्यपालिका के पास तो है, बट इसमें ध्यान देना है एकदम कार्यपालिका के पास नहीं है, एकदम कार्यपालिका से नहीं हटा सकती, ध्यान देना है। इसे संसद का अनुमोदन होगा तभी राष्ट्रपति से हटा सकता है। और इसमें कथन कार्य दोनों सही लिखे, स्पष्ट नहीं है, स्पष्टीकरण नहीं है। देखिएगा इसमें, देखिएगा हल्का से देख लीजिए इसका आधार क्या हो सकते हैं। क्या है? भारतीय संविधान का अनुच्छेद 324 के अंतर्गत संसद विधानमंडलों और निष्पक्ष विधानमंडलों के निर्वाचन करवाने निष्पक्ष रूप से क्या होता है, स्वतंत्र होता है, और इसका गठन किया गया है। मुख्य निर्वाचन आयुक्त को उसके पद के से संसद उसी रीत से हटा सकती है जैसे उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश को, जैसे सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश को हटाते हैं वैसे इसको हटा सकते हैं। लेकिन निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त को छोड़कर हटाने के लिए इसी प्रक्रिया की आवश्यकता नहीं है। ध्यान देना है कि अगर मान लीजिए को अन्य निर्वाचन आयुक्त को हटाना है तो ध्यान देना है उसमें मुख्य निर्वाचन आयुक्त को हटाने मतलब सिफारिश चाहिए। अगर मान लीजिए नहीं है तो उसको बिना सिफारिश को हटाया नहीं जा सकता, ठीक है, और इसे राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आगे चलते हैं। अब कुछ विश्लेषण भ्रम क्या है। निर्वाचन आयुक्त मुख्य निर्वाचन आयुक्त तथा अन्य निर्वाचन आयुक्तों को सभी शामिल किए जाने तब तक कार्य गलत होगा। आगे क्या है, खैर इसे छोड़िए, आगे आइए। मुख्य निर्वाचन आयुक्त पदच्युत किया जा सकता है, किसके द्वारा किया जा सकता है, संसद के 2/3 बहुमत चाहिए और उसी प्रकार से चाहिए जैसे मतलब कि 2/3 बहुमत चाहिए प्लस राष्ट्रपति का अनुमोदन चाहिए। फिर क्या, अगला ऑप्शन क्या है, उस प्रक्रिया द्वारा जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश को लागू होता है। बिल्कुल, सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश प्रक्रिया क्या है। अच्छा मैं प्रक्रिया बता दूं, एक बार मैंने बताया था सर्वोच्च न्यायालय जब होता था, बताते हैं क्या है। अगर मान लीजिए मुख्य निर्वाचन आयुक्त हटाना है तो क्या करेंगे, अगर लोकसभा में ये पेश किया जाता है विधेयक, कहाँ पे, लोकसभा में कम से कम 100 सदस्य चाहिए, ठीक है। अगर राज्यसभा में पेश किया जाता है कम से कम 50 सदस्य चाहिए। क्या कहिए, अनुमोदन करके ले जाएं, ठीक, अनुमोदन करके ले जाए लोकसभा में। अब अगर लोकसभा अध्यक्ष इसे स्वीकार कर लेता है, लोकसभा अध्यक्ष स्वीकार कर लेता है, तब क्या किया जाएगा, इसे जांच की जाएगी, जांच के बाद अगर 2/3 बहुमत से पारित कर दे, 2/3 बहुमत से जब पारित कर देता है तब दूसरे सदन भेजा जाएगा, दूसरा सदन भी सेम प्रक्रिया अपनाएगा। अगर वो भी 2/3 बहुमत से पारित कर देता है तब ये पूरा प्रस्ताव राष्ट्रपति महोदय के पास जाएगा। तो राष्ट्रपति अगर उसे अनुमति दे देता है तो उसे त्याग पत्र या उसे अपने स्थान से हटाया जाएगा, ठीक है, यही उसकी प्रक्रिया है। आगे चलते हैं। निर्वाचन आयुक्त को हटाया जा सकता है मुख्य निर्वाचन आयुक्त द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा। ऑप्शन सी सही है, यही आपका है। जो निर्वाचन आयुक्त होते हैं या मुख्य निर्वाचन आयुक्त के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा हटाया जा सकता है। आगे क्या है, अगला क्या है, निर्वाचन आयोग के कथनों पर आपको जो कार्य है इसको विचार करना है, बताना है कौन सा कार्य इसका है या कौन सा नहीं है। कह रहा है संसद, राज्य विधानमंडल के सभी चुनाव करवाना, बिल्कुल ये इसका काम है, संसद का चुनाव करवाना है और अन्य जो विधानमंडल होते हैं, राज्य विधानमंडल होते हैं उसको चुनाव करवाना। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव करवाना, बिल्कुल ये भी इसका काम है। किसी राज्य के स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव के लिए अनुकूल दशा न होने पर राष्ट्रपति शासन की समझौते करना। नहीं दोस्तों, राष्ट्रपति शासन का कार्य जो सिफारिश करता है वो राज्यपाल करता है। कौन करता है, राज्यपाल करता है, ये चुनाव आयोग का काम नहीं है। ये तीसरा स्टेटमेंट आपका गलत है। तीसरा जहां चाहो काट दीजिए, ये कट गया, ये कट गया, ऑप्शन बी अपने आप सही हो गया, ठीक है। फिर भी देख लेते हैं चौथा ऑप्शन क्या है। निर्वाचन सूचियां तैयार करने के कार्य और निरीक्षण और निर्देशन करने का कार्य क्या है, किसका है, आपका चुनाव आयुक्त का है, ठीक है। यानी इस सब स्टेटमेंट क्या है आपका बी सही है। आगे चलिएगा। अगला प्रश्न क्या है, निम्नांकित कार्यों में से कौन एक कार्य भारत निर्वाचन आयोग से संबंधित नहीं है। आपको बताना है कौन सा कार्य भारत निर्वाचन आयोग का नहीं है। क्या है ऑप्शन, मतदाता सूची तैयार करने और निर्देशन करने और नियंत्रण करने, बिल्कुल ये इसका काम है, जस्ट हम लोगों ने ऊपर देखा है। संसद के प्रत्येक राज्य के विधानमंडल को चुनाव करवाना, बिल्कुल ये भी सही है। राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव को संचालन करना, बिल्कुल। विधानमंडलों के लिए चुनाव उचित प्रावधान करना, उचित प्रावधान का काम दोस्तों संसद का है। प्रावधान बनाना, किसी विधि बनाना काम किसका होता है, संसद का होता है, न कि राज्य चुनाव आयोग। यानी ऑप्शन डी है क्या इसका आपका गलत है। देखिएगा, राष्ट्रपति चुनाव निम्नलिखित में किसके द्वारा संचालित किया जाता है, भारत निर्वाचन आयोग द्वारा। किसके द्वारा किया जाता है, भारत के निर्वाचन आयोग के द्वारा, ठीक है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा चुनाव आयोग द्वारा संपादित नहीं किया जाता। अब बताइएगा, स्थानीय निकाय जो चुनाव होता है दोस्तों वो कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है। कौन करता है, राज्य निर्वाचन आयोग करता है, न कि आपका
चुनाव आयोग, राष्ट्र भारत के चुनाव आयोग नहीं करते। ठीक है, आगे चलते हैं। एक्सप्लेनेशन हम लोग पूरा देख चुके हैं, इसलिए यहाँ पे बार बार एक्सप्लेनेशन रिपीट नहीं करेंगे, क्योंकि चीजें वही बार बार होंगी तो एक तो वीडियो लेंदी हो जाएगी, चीजें बोरिंग हो जाएंगी। ठीक है, आप अपने जैसे जब मैं बोला करूं तो आप सोचा करिए इसमें कौन सा ऑप्शन सही है, फिर देखा करिए हाँ का ये ऑप्शन सही है या नहीं सही है। ठीक है, पढ़ने का तरीका यही बेस्ट है, इससे घटना चक्र पढ़ने का तरीका आपका यही बेस्ट रहेगा। ठीक है, आगे चलते हैं। फिर भी मैं कोशिश ये करूंगा घटना चक्र आप कितना सरल कर दे ताकि आप इसमें कोई समस्या ना हो, चाहे कभी भी पढ़े आप रात में भी सोचें घटना चक्र को, चीजें याद हो जाए। ठीक, भारत का निर्वाचन आयोग कौन सा कृत्य है बताइएगा? लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष और राज्यसभा के सभापति के पदों का निर्वाचन करवाना। क्या ये काम होता है निर्वाचन आयोग का? नहीं, ये काम कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। कौन करवाता है? राष्ट्रपति करवाता है। यानी ऑप्शन पहला क्या है आपका? गलत है। नगर पालिकाओं और नगर निगमों को निर्वाचन कराना, बिल्कुल नहीं, ये भी काम नहीं। ये किसका काम है? ये काम है आपका राज्य चुनाव आयोग का। ठीक है, निर्वाचन के उत्पन्न सभी संदेहों को, विवादों का निर्णय करना, यही काम इसका हो सकता था, बट सभी का काम कौन करता है? ये सुप्रीम कोर्ट करता है। कौन करता है? सुप्रीम कोर्ट करता है, ना कि ये करता है। ठीक है, यानी ऑप्शन क्या है? डी, ऑप्शन डी। ये तीनों क्या है आपके? गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला प्रश्न क्या है आपके सामने? निम्नवत लिखित कथनों पर आपको विचार करना, आप बताना है कौन सा आपका सही है या नहीं चाहिए। भारत के निर्वाचन आयोग 5 सदस्य निकाय है? नहीं दोस्तों, कितने? 3 सदस्य होते हैं। कितने होते हैं? 3 होते हैं। ठीक है, संघ, गृह मंत्रालय, आम चुनाव, उपचुनाव के दोनों के लिए चुनाव कार्यक्रम तय करता है। नहीं दोस्तों, गृह मंत्रालय नहीं तय करता, ध्यान देना, गृह मंत्रालय का तय नहीं करता है। ठीक है, चुनाव आयोग मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को विभाजन विलय के संबंध विवाद को निपटारा करता है। बिल्कुल दोस्तों, जब होता है, जब 2 दलों के बीच में विवाद होता है, अभी क्या हुआ था, जो महाराष्ट्र में शिवसेना वाला विवाद हुआ था, खास करके उनको चुनाव चिन्ह को लेकर कौन किया था? चुनाव आयोग ही किया था। यानी ऑप्शन डी आपका, सी आपका सही है। ऑप्शन डी आपका क्या है? सही। देखिएगा, इसका थोड़ा सा एक्सप्लेनेशन लिख लीजिएगा। भारत का चुनाव आयोग 3 सदस्यीय है, जिसमें एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 अन्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं। राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, राज्य विधानमंडलों के चुनाव का अधीक्षण, निर्देशन और नियंत्रण काम इसके पास है। ठीक है, और ध्यान देना है, जो चुनाव कार्यक्रम होते हैं इस कौन करता है? चुनाव आयोग तय करता है, ना कि गृह मंत्रालय, ना कि गृह मंत्रालय। ठीक है, इसका अधिनियम कब बनाया है? निर्वाचन आयोग और निर्वाचन प्रत्येक अधिनियम 1968 के तहत क्या करता है? ये किसी भी राजनीतिक दल के विवादों को समाधान करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में किसका संबंध चुनाव आयोग से नहीं है? चुनाव का अधिसूचना जारी करना। चुनाव का अधिसूचना कौन जारी करता है दोस्तों? राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। यही ऑप्शन आपका गलत है, बाकी सब सही है। आगे चलिएगा। भारत में निर्वाचन प्रक्रम में के आरंभ में विषय के निम्नलिखित कौन सा सही है? देखिएगा, इसमें आप बताना है कौन सा स्टेटमेंट आपका सही है, बताइएगा। भारत सरकार द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाता है। निर्वाचन का सूचना दोस्तों निर्वाचन आयोग नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ऑप्शन पहला गलत है। दूसरा क्या है? निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और केंद्र में गृह मंत्रालय द्वारा राज्यों के गृह विभागों द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी किया जाता है। अधिसूचना कौन करता है दोस्तों? ये स्टेटमेंट आपका सही है, ध्यान देना। आगे चलते हैं। स्टेटमेंट गृह मंत्रालय नहीं बल्कि राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। आगे क्या है? निर्वाचन आयोग द्वारा निर्वाचन की सिफारिश और राष्ट्रपति अथवा राज्यपाल द्वारा निर्वाचन की अधिसूचना जारी की जाती है। बिल्कुल, ये स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। अधिसूचना कौन करता है निर्वाचन का? आपका राष्ट्रपति। केंद्र में होगा राष्ट्रपति और राज्य में होगा कौन? राज्यपाल। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है क्या? भारत में विधिक निर्वाचन के लिए निम्नलिखित में से कौन कौन सी निर्वाचन प्रणाली स्वीकृत की गई है? आपको बताना है कौन कौन सी प्रणाली इसमें है। क्या है? पहला ऑप्शन क्या है? वैयक्तिक मताधिकार के आधार पर प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली अपनाया गया है। बिल्कुल ठीक, आगे चलते हैं। एकल संक्रमित मत द्वारा अनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को अपनाया गया है। बिल्कुल, ये भी सही है। अनुपातिक प्रतिनिधित्व की सूची प्रणाली ही अच्छा। अप्रत्यक्ष निर्वाचन संचयी मतदान प्रणाली है। इससे मुझे लगता है चारों ऑप्शन क्या है आपके? 2 ऑप्शन क्या है आपके? सही है, और तीसरा चौथा नहीं सही। देखिएगा, भारत में निर्वाचन प्रत्यक्ष और प्रत्यक्ष दोनों ही होते हैं, और राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति, राज्यसभा और विधान परिषद के निर्वाचन एकल संक्रमणीय मत द्वारा होता है। ठीक है, और कह रहा है अनुपातिक प्रतिनिधित्व पद्धति के माध्यम से अप्रत्यक्ष रूप से संपन्न होता है, जबकि लोकसभा राज्य विधानसभाओं के चुनाव वैयक्तिक मताधिकार पर आधारित होते हैं।
ठीक है, आगे चलते हैं। देखिएगा, संसद की अयोग्यता के संबंध में आपका कौन सा निर्णय करता है? संसद का अयोग्यता दो प्रकार से होता है दोस्तों। एक, अगर दल बदल आधार पे है तो कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष करेगा। कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष करेगा। ठीक है, अगर अगर आपका अन्य अयोग्यता संबंधित है तो वो राष्ट्रपति करता है चुनाव आयोग के सलाह पर। चुनाव आयोग के सलाह पर कौन करता है? राष्ट्रपति करता है। ठीक है, आगे चलते हैं। चुनाव आयोग के परामर्श पर राष्ट्रपति द्वारा, ये ऑप्शन डी आपका क्या होगा? सही होगा। ठीक है, कहा लिखा गया है? संविधान का अनुच्छेद 102 खंड 1 के तहत संसद के सदनों के सदस्य चुने जाने और सदस्य होने के लिए निहर उल्लेख है, और इस संदर्भ में संविधान के अनुच्छेद 103 के तहत सांसदों की अयोग्यता का जो निर्धारण कौन करता है? राष्ट्रपति निर्वाचन आयोग के परामर्श पर करता है। ठीक है, और अगर दल बदल संबंधी कोई प्रावधान है तो कौन करेगा? सदन का अध्यक्ष या सभापति। ठीक, आगे चलते हैं। अगला क्या है? संसद के सदस्य की निहरता के संबंधित विषय पे आपको कौन करता है? अभी जस्ट बताया है। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करेगा। किसके सलाह करेगा? चुनाव आयोग की सिफारिश पर। कौन करेगा? चुनाव आयोग के सलाह पर। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, यदि किसी राज्य विधानसभा के निर्वाचन में निर्वाचित घोषित होने वाला प्रत्याशी अपने निश्चित राशि यानी जमानत राशि खो देता है, इसका मतलब क्या है? ध्यान दीजिएगा, अगर कोई प्रत्याशी कुल मतदान का 1/6 मत, जितना मतदान होता है 1/6 मत से कम पाता है तो क्या होगा? उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। क्या हो जाएगी? उसकी जमानत जब्त हो जाएगी। ऑप्शन क्या है सामने? मतदान बहुत कम हुआ है, बहुत सदस्य निर्वाचन क्षेत्र में निर्वाचन था, या निर्वाचित प्रत्यक्ष अपने निकटतम प्रतिद्वंदी से विजयी से बहुत कम मतों से थे, या निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक। बिल्कुल, अगर निर्वाचन लड़ने वाले प्रत्याशियों की संख्या बहुत अधिक होगी तो क्या होगा? वो 1/6 के क्या होगा? मत नहीं पा पाएंगे सभी लोग। इसमें क्या होगा? लोग हार जाएंगे। ठीक, आगे चलते हैं। ये लिखा गया है, प्रत्येक उम्मीदवार को निर्वाचन के जमानत राशि रखनी पड़ती है जो कुल वैध मतों के 1/6 मत नहीं प्राप्त करता, क्या तो राशि खो देता। ठीक है, आगे चलते हैं। कह रहा है, न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने का अयोग्य करार देने का निर्णय किया गया किसके द्वारा? संसद द्वारा। किसके द्वारा? संसद द्वारा। कहां लिखा गया है? इसमें एक नियम है, मैं बताता हूं आपको। न्यायालय द्वारा अपराधी घोषित किए गए व्यक्ति को चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य करार देने का निर्णय संसद द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं। जैसे जो अधिनियम बनाया जाएगा, अधिनियम द्वारा उन्हें हटाया जाएगा। ठीक है, संसद द्वारा बनाए गए लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के अनुसार यदि किसी व्यक्ति को न्यायालय द्वारा अपराधी करार देते हुए 2 वर्ष या उससे अधिक सजा सुनाई जाती है, जब वह सजा के दौरान उसके प्लस 6 वर्ष के पश्चात के लिए सदन की सजा नहीं ले सकता। यानी अगर किसी 2 साल के लिए अगर सजा दे दिया न्यायालय ने तो उसको क्या करे? 2 साल तो सजा काटेगा, 2 साल सजा काटेगा प्लस 6 वर्ष आउट, यानी टोटल 8 वर्ष तक क्या कर सकता है? वह चुनाव नहीं लड़ सकता। 8 वर्ष बाद ही चुनाव लड़ सकता है। एग्जाम्पल कौन है? लालू यादव के साथ क्या हुआ? यही तो हुआ है। बेचारे कहाँ चुनाव लड़ पा रहे हैं? हो सकता है अब देखिए लड़ पाते हैं कि नहीं लड़ पाते हैं। आगे देखते हैं। चुनाव आयोग की घोषणा होते हुए ही राजनीतिक दलों का आदर्श आचार संहिता का पालन करना होता है। अब बताइएगा, होता है कि नहीं होता? बिल्कुल होता है। आदर्श आचार संहिता को संसद ने अधिनियमित किया गया है। दोस्तों, ये आदर्श जो आचार संहिता होती है, ये चुनाव आयोग स्वयं बनाता है, ना कि संसद बनाती। यानी ऑप्शन आर जो है आपका गलत है और ए आपका सही है। ठीक है, आगे चलते हैं। ये सही है और आर आपका गलत है। जो संहिताएं होती है दोस्तों, वो आपका चुनाव आयोग स्वयं तैयार करता है। आगे चलते हैं। क्या भारत में मताधिकार और निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है? ये विधिक अधिकार है, संवैधानिक अधिकार, नैसर्गिक कैसा है? विधिक अधिकार है। खैर, इसमें कई बार विवाद का प्रश्न रहा है, देखिए कि क्या होता है। ठीक है, देखिएगा, आगे चलते हैं। भारत में मताधिकार निर्वाचित होने का अधिकार कैसा है? विधिक अधिकार है। कैसा अधिकार है? विधिक अधिकार। क्यों यह कहाँ उल्लेख किया गया है? इसका जो उल्लेख किया गया लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 79D में इसका लिखा गया है, इलेक्टोरल राइट का उल्लेख किया गया है। ठीक है, आगे चलते हैं। भारत में मत देने का अधिकार बिल्कुल नहीं है। अब देखिए, नवयुवकों को 18 वर्ष की आयु तक मताधिकार की पहली बार प्रयोग करने का आम चुनाव किया गया था 1989 में। दरअसल हुआ जो 61वां संविधान संशोधन हुआ था, इसके द्वारा क्या कहा गया, भैया साहब जो 18 वर्ष पूरे हो चुके हैं वो क्या कर सकते हैं? चुनाव में मतदान
कर सकते हैं। इसके पहले क्या था, केवल 21 वर्ष वाले तक ही क्या कर सकते, मतदान कर सकते थे। आगे चलिएगा। 61वें संविधान संशोधन अधिनियम 1988 द्वारा मताधिकार की आयु को 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया गया, ठीक है। और 28 मार्च 1989 को प्रभाव भी हुआ, ठीक। वर्ष 18 वर्ष की आयु मताधिकार की पहली बार इसका प्रयोग किया गया था और 1989 में 9वीं लोकसभा में इसे पारित किया गया था। आगे चलिएगा। केंद्र और राज्य की व्यवस्थापिकाओं के लिए मतदान की न्यूनतम आयु 21 वर्ष से घटाकर 18 वर्ष कर दिया कब, 61वां संविधान संशोधन। ये प्रश्न बार बार आपसे प्रश्न, यहाँ से प्रश्न आपको इतनी बार पूछा गया, कुछ कहने का नहीं, ठीक है। फिर से वही प्रश्न है, देखिएगा। अब आगे आपका प्रश्न अलग है, ठीक, देखिएगा थोड़ा सा। संविधान के किस अनुच्छेद में वयस्क मताधिकार की मान्यता दी गई, किसमें दी गई दोस्तों, अनुच्छेद 226 में। कहा किया गया, अनुच्छेद 326 में, ठीक है। आगे चलते हैं। भारतीय संविधान कौन सा अनुच्छेद लोकसभा और विधानसभा के प्रतिनिधियों को निर्वाचित करने के वयस्क मताधिकार का अधिकार प्रदान करता है, कौन है, 326। कहां लिखा गया है, 326। दरअसल आईएएस 2017 में यह प्रश्न था, मुझे याद है। और ये जब प्रश्न मैंने किया था, मैं तुक्के मारा था, जैसे मुझे याद है जब पूछा था मत देने का अधिकार कहाँ पे है, मैंने तुक्के में इसे मार दिया था वैधानिक अधिकार। हालांकि तुक्के में क्या, मैं मारना चाहता संवैधानिक अधिकार और मार दिया था मैंने वैधानिक अधिकार। बाद में ये ऑप्शन मेरा सही निकल गया था, ठीक है। आगे चलते हैं, देखिएगा। पार्लियामेंट द्वारा 1989 में निर्मित कानून के अनुसार एक नागरिक को वयस्क होने की आयु कितनी है, बार बार वही प्रश्न आ रहा है। आगे चलते हैं। अगला प्रश्न आपके सामने, क्या राज्य विधानमंडल निर्वाचन हेतु कुछ सिद्धांत सम्मिलित है। आपको बताना है कि राज्य विधानमंडल में जब निर्वाचन होता है तो क्या क्या होने चाहिए। या वयस्क मताधिकार पर होंगे, बिल्कुल। राज्य विधानमंडल कैसे होता है, वयस्क मताधिकार पर होता है। आगे क्या है, राज्य विधानमंडल की बात कर रहा है, इसमें ध्यान देना है। जो राज्य विधानमंडल होता है इसमें दो प्रकार के होते हैं, एक होता है विधान परिषद होती है, दूसरा जो होता है विधानसभा होता है। अब जो विधानसभा होती है दोस्तों, विधानसभा में 18 वर्ष के ऊपर तो चुनाव मतदान कर सकते हैं, लेकिन जो विधान परिषद होती उसके लिए ये नहीं। वहां कौन होता है, वहां जो आपके ग्रेजुएट होते हैं, जो शिक्षक होते हैं, 3 साल से 3 साल ग्रेजुएट, 3 साल के शिक्षक, ठीक है। प्लस जो राज्य विधानसभा है, राज्य विधानसभा के 1/3 सदस्य चुने जाते हैं, प्लस क्या नाम है, स्थानीय स्वशासन से 1/3 सदस्य चुने जाते हैं। यानी ऑप्शन पहला आपका सही। इसमें ध्यान दीजिए कि वयस्क मताधिकार सिद्धांत में ध्यान देना, राज्य विधानमंडल नहीं होगा। राज्य विधानमंडल वयस्क मताधिकार पर आधारित नहीं है, उसपे मतलब राज्य विधान परिषद, ध्यान देना, उस पर ये ऑप्शन आपका गलत हो सकता है अगर बारीकी से देखा जाए तो। प्रत्येक क्षेत्र के निर्वाचन के लिए एक निर्वाचक सूची होगी, बिल्कुल। धर्म, प्रजाति, लिंग और आदि के आधार पर निर्वाचक सूची बनाए नहीं स्थान नहीं होगा, ध्यान सही है। यानी किसी धर्म के आधार पर, किसी जाति के आधार पर या किसी लिंग के आधार पर सूची नहीं है, बल्कि सबका नाम होता है। ऐसा नहीं होता ये ब्राह्मणों की सूची है या ठाकुरों की सूची है या फिर उसकी सूची है, नहीं, ऐसा नहीं है, सबका प्रावधान होता है इसमें, ठीक है। आगे चलते हैं। राजनीतिक दलों को अपने स्वयं और मानक स्थापित करने की स्वतंत्रता होती है, बिल्कुल। ये आपके चारों स्टेटमेंट क्या है, आपके सही है। अब मैंने कहा ये फंसाने वाला है, अगर बारीकी से देखा जाए तो मुझे लगता है ये ऑप्शन, पहला ऑप्शन आपका गलत हो सकता है। ऑप्शन मेरे हिसाब से 2, 3, 4 सही होने चाहिए, पहला ऑप्शन आपका गलत है, ठीक है। आगे चलिएगा। निर्गम मत सर्वेक्षण के विषय में निम्नलिखित कौन सा कथन सही है, क्या है, निर्गम मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति का प्रयोग मतदाता के उस निर्वाचन में सर्वेक्षण के व्यक्त करता है जिससे यह पता चलता है कि मतदाताओं ने अपने मताधिकार का प्रयोग किस प्रत्याशी के पक्ष में किया, ठीक है। निर्गमत मत सर्वेक्षण और जनमत सर्वेक्षण एक ही बात है। फिर क्या, निर्गमत मत सर्वेक्षण एक युक्ति है जिससे मतदान के परिणाम के विषय में अधिकतम सही पूर्वानुमान लगाया जा सकता है। अगला क्या है, निर्गम मत सर्वेक्षण हाल ही में मुख्य चुनाव निर्वाचन आयोग द्वारा निकाली गई एक प्रशासनिक युक्ति है। ऑप्शन क्या है दोस्तों, ऑप्शन ए आपका क्या है, आपका सही है। क्या है इसका आंसर, निर्गमन मत सर्वेक्षण अभिव्यक्ति प्रयोग मतदाता उसके निर्वाचन सर्वेक्षण के रूप में करते हैं। ध्यान देने इसमें यह हमें पता चलता है मतदाता ने किससे अपना मत दिया, ठीक है। आगे से जो पोल वगैरह निकाले जाते हैं, एग्जिट पोल जिसे कहते हैं, ये उसी के संदर्भ में प्रश्न पूछा गया था। आगे क्या है,
2009 में लोकसभा चुनाव के निर्वाचकों की संख्या कितनी थी, मिलियन थी, कितनी? 714। खैर अभी आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, कितना है? 714। और 2019 में कितनी हो गई? 908। कितनी हो गई? 908। आगे चलिएगा। भारत एक ऐसा, आपको कथन पर विचार करना है, क्या है? भारत में ऐसा कोई कानून नहीं जो लोकसभा चुनाव में 3 निर्वाचन क्षेत्र को लड़ने से रोक सकता है। दोस्तों पहले मनाही थी बट अब ऐसा नहीं है। आगे क्या है? 1991 के लोकसभा चुनाव में श्री देवीलाल ने 3 लोकसभा निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा था। अच्छा, वर्तमान नियम के अनुसार यदि कोई प्रत्याशी किसी एक लोकसभा चुनाव में कई निर्वाचन क्षेत्रों से चुनाव लड़ता है तो उसकी पार्टी उस निर्वाचन क्षेत्र के उपचुनाव को खर्च उठाना चाहिए जिन्हें उससे खाली किया है, बशर्ते वह सभी निर्वाचन क्षेत्र से विजयी हुआ हो। ऑप्शन क्या है दोस्तों? ऑप्शन 2 सही है। अब न तो ये सही है न तो ये सही है, ठीक है? नहीं, ऑप्शन केवल 2 सही है। कौन सा? ऑप्शन 2 सही। इसका एक्सप्लेनेशन देख लीजिए क्या है इसमें। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 के और 1996 में हुए संशोधन के तहत यह प्रावधान किया गया। क्या प्रावधान किया गया? कोई प्रत्याशी किसी आम चुनाव अथवा किसी साथ साथ कराए गए 2 या अधिक सीटों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। यह पहला कथन सही नहीं है। 2 से अधिक सीटों के लिए चुनाव नहीं लड़ सकता। ध्यान देना, आप 2 सीट पर चुनाव लड़ सकते हैं, 2 से अधिक चुनाव पर नहीं लड़ सकते। ठीक, आगे चलिए। और कथन 2 सही, जो देवीलाल जी थे वो 3 बार, मतलब 3 सीटों से चुनाव लड़े थे। और वरना इतने जो राजनेता होते हैं, इतने कलाकार होते हैं, वो कहेंगे हम पूरे सीट चुनाव लड़ेंगे। राहुल गांधी कहेंगे आज से हम अकेले पूरे चुनाव पर लड़ेंगे, या फिर मोदी जी कहेंगे हम लड़ेंगे, केजरीवाल कहेंगे हम लड़ेंगे। क्या करना है दूसरे सदस्यों को? ठीक है, व्यक्ति केवल 2 पे ही चुनाव लड़ सकता है, 2 से अधिक पे चुनाव नहीं लड़ सकता। आगे चलिएगा। क्योंकि चौधरी देवीलाल 1991 में लोकसभा चुनाव के रोहतक, सीकर, फिरोजपुर निर्वाचन क्षेत्र से चुनाव लड़ा, परंतु वे तीनों सीटों से पराजित हुए थे। सोचो पहले ये ऐसे महानुभाव थे, 3 जगह से लड़े, तीनों जगह से गए, हार गए। ना एक कहावत कही जाती है ना, एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। ऐसे कलाकार पुरुष हैं, क्या कहा जाए। खैर, कथन 3, वर्ष 2004 में निर्वाचन आयोग द्वारा प्रस्तावित आवश्यक किया गया कि, परंतु इस संदर्भ में कोई नियम नहीं बनाया गया। यानी जो तीसरा स्टेटमेंट निर्वाचन आयोग ने कहा था, भाई साहब अगर आप चुनाव लड़ते हैं 2 जगह से और एक जगह सीट आप खाली कर देते हैं तो आपको अपना खर्चा उठाना पड़ेगा। खैर ऐसा, अब राजनीतिक पार्टी अब चतुर होती है ना, उनकी खर्चा उठाए अपना, इसलिए उन्होंने ऐसा नहीं कहा, ऐसा प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, आगे चलिएगा। लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम संशोधन 1996 के द्वारा निर्वाचित विधि द्वारा हाल ही में संशोधन कदमों पर विचार करना क्या है? भारतीय राष्ट्रीय ध्वज अथवा भारत के संविधान के अपमान के अपराध के लिए किसी दोष सिद्ध होने पर दोष सिद्ध तिथि से 6 वर्ष के लिए संसद और राज्य विधानमंडल के चुनाव लड़ने के लिए अयोग्य हो जाता है। क्या ये सही है भाई साहब? बिल्कुल सही है। यानी अगर दोष सिद्ध हो जाता है और 6 वर्ष की सजा आपको 2 वर्ष की सजा मिल जाती है, क्या होगा? ऐसा प्रावधान किया जा सकता है। अगले क्या है? लोकसभा के लिए चुनाव लड़ने हेतु अभ्यर्थी द्वारा जमा किए गए प्रतिभूत निक्षेप वृद्धि की गई है। अच्छा, बिल्कुल वृद्धि की गई है। कोई अभ्यर्थी एक या एक से अधिक संसदीय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव नहीं खड़ा हो सकता। नहीं दोस्तों, 2 तक खड़ा हो सकता है। कितने? 2 पर खड़े हो सकते हैं। एग्जाम्पल राहुल गांधी और नरेंद्र मोदी। चुनाव लड़ने वाले किसी अभ्यर्थी की मृत्यु हो जाने पर अब चुनाव निर्वाचन की प्रत्याशित नहीं किया जा सकता है। बिल्कुल दोस्तों, इसके मतलब मान लो कोई कहीं चुनाव होने जा रहा है, अब वहां पे क्या हुआ, कोई खत्म हो जाता है, तो इसका मतलब ये नहीं वहां चुनाव रुक जाएगा, चुनाव तो होगा ही होगा। ठीक है, आगे चलते हैं। दिनेश गोस्वामी समिति की सिफारिश किससे संबंधित थी दोस्तों? जो दिनेश गोस्वामी समिति थी, या लोकसभा में चुनाव के सरकारी निधियन से संबंधित थी, जो फंडिंग होती थी, फंडिंग के संबंधित थी। ठीक है, आगे चलते हैं। अब ये जो समिति गठित की गई थी कब? 1919 की गई थी। कब? 1919 की गई थी। आगे चलते हैं, देखिएगा। दिनेश गोस्वामी 1990 में संयुक्त मोर्चा सरकार दौरान विधिक मंत्री थे और इनकी अध्यक्षता में 1990 में चुनाव सुधारों पर एक समिति की गठन किया गया था। इस समिति ने लोकसभा में चुनाव प्रत्याशी को गाड़ियों पर ईंधन के नियंत्रित मात्रा में मतदाता सूची को अतिरिक्त उपलब्ध कराने में ये सब काम किया गया था। आगे दिनेश गोस्वामी, फिर से वही प्रश्न है, आगे चलते हैं। लोकसभा, देखिएगा, लोकसभा विधानसभा सीटों का आरक्षण के संबंधित
घटनाओं पर आपको विचार करना है। क्या है? लोकसभा की 543 निर्वाचन सीटों में 84 सीटों का अनुसूचित जाति और 44 सीटों पर अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित है। अच्छा, किसी निर्वाचन क्षेत्र के आरक्षित करने का निर्णय प्रशिमन आयोग द्वारा लिया जाता है। ये स्टेटमेंट दूसरा भी सही है आपका। ठीक है, तीसरा क्या है? प्रशिमन आयोग की नियुक्ति लोकसभा के स्पीकर द्वारा की नहीं दोस्तों, प्रशिमन आयोग की नियुक्ति जो करता है, कौन करता है? आपका राष्ट्रपति महोदय करते हैं। यानी आपका कौन सा ऑप्शन सही है? आपका ऑप्शन सी सही है। केवल एक और दो, पहला और दूसरा गलत है और तीसरा क्या है आपका? दूसरा कथन आपका सही है, पहला भी आपका गलत है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा क्या 2008 में प्रशिमन आयोग के तहत वर्तमान में लोकसभा में कुल कितनी सीटें हैं दोस्तों? 543 हैं, जिसमें एससी के लिए 84 सीटें आरक्षित की गई और एसटी के लिए 47। एससी के लिए 84 और एसटी के लिए 47, यानी ऑप्शन पहला इसी आधार पर क्या है? गलत है, और बाकी 200 स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। और प्रशिमन आयोग का गठन किया जाता है किसके अनुच्छेद के तहत? अनुच्छेद 82 के तहत किया जाता है, संसद द्वारा और केंद्र सरकार द्वारा किया जाता है। ठीक है, आगे चलते हैं, देखिएगा अगला प्रश्न आपके सामने, अनुपातिक प्रतिनिधित्व व्यवस्था के निर्वाचन क्रिया प्रणाली के रूप में सुनिश्चित करती क्या है? बहुमत शासन को, सरकार की स्थिरता को, सामान्य राजनीतिक सोच को, अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को। अल्पसंख्यक के प्रतिनिधित्व को क्यों? क्योंकि इसमें जो अल्पसंख्यक होते हैं उनका रिप्रेजेंटेटिव अच्छा खासा हो जाता है। ठीक है, आगे देखते हैं, कह रहा है उस देश में अनुपातिक प्रतिनिधित्व आवश्यक नहीं है जहां पर कोई आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, द्विदलीय प्रणाली विकसित हुई है, या अपना जहां द्विदलीय है इसमें ध्यान देना है, जहां दो दल है वहां पर अनुपातिक प्रणाली की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं पढ़ेंगे, आगे चलते हैं। क्योंकि भारत में निर्वाचन के लिए प्रयोग की जाने वाली मशीन वीवीपैट के संस्करण कौन सा है? कौन सा संस्करण है इसका? M3 है। कौन सा है? M3 है। आगे चलिएगा, निर्वाचन आयोग 3 सदस्यीय आयोग कब किया गया बताइएगा? शुरुआत में 1989 में किया गया, बाद में 1990 में समाप्त कर दिया गया, फिर 1993 से कंटिन्यू है। ठीक है, इसका कार्यकाल ऐसा है। चलिएगा, निम्नलिखित में से कौन भारत के चुनाव आयोग का सदस्य नहीं था बताइएगा? एन बुहानी। सब ध्यान दीजिएगा, ये सब तत्कालिक प्रश्न होते हैं, ये सब आपके करंट के संबंधित प्रश्न है, इसके लिए आप परेशान मत होइएगा। ठीक, ये प्रश्न आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्या है? भारत के प्रथम मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुकुमार सेन थे, बिल्कुल स्टेटमेंट आपका सही है। भारत की पहली महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त रमा देवी थी, ये भी स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। दोनों स्टेटमेंट क्या है आपका? सही है। ठीक है, पीसीएस 2021 का प्रश्न है, भारत के प्रथम महिला मुख्य निर्वाचन आयुक्त कौन थी बताइए? अभी रमा देवी हम लोगों ने जस्ट देखा। ठीक है, अगला क्या प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा नेशनल वोटर्स डे है? 25 जनवरी। 25 जनवरी का मतदाता दिवस मनाया जाता है। कौन है? मतदाता दिवस। ठीक, आगे चलते हैं, मतदाता दिवस कब मनाया जाता है? 25 जनवरी को मनाया जाता है। ठीक, अगला टॉपिक दोस्तों राजनीतिक दल। राजनीतिक दल दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही। अगर इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं, इसका पीडीएफ कहाँ मिलेगा? हमारे टेलीग्राम चैनल क्या है? अम्बोक क्लास है, जिसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वहां पर इसे प्राप्त कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, धन्यवाद।